मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम मोलस्का, जिसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए, मोलस्क प्राणी संपूर्ण जंतु जगत में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जंतुओं में से हैं। जातियों की संख्या के अनुसार इनका आर्थ्रोपोडा के ठीक बाद में दूसरा स्थान है। इनकी जातियों की संख्या को ठीक से ज्ञात कर पाना तो संभव नहीं हो सका है, परंतु फिर भी लगभग 1 लाख जीवित और एक बड़ी संख्या लगभग 35,000 जीवाश्म जातियां संघ मोलस्का में पाई जाती है। ये संपूर्ण कीट जगत के 10 गुने तथा कशेरुकी जगत के लगभग आधे हैं। मोलस्क प्राणियों के लगभग 3/4 प्राणी लगभग 80,000 जातियां गैस्ट्रोपोडा के लगभग 1700 वंशों की हैं। मोलस्क प्राणियों में योजनाबद्ध समानता तथा विशिष्ट आकार नहीं होता है। उद्विकास की दृष्टि से इन्हें प्लास्टिक पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही इनके आवास में परिवर्तन होता है, इनके स्वभाव एवं शरीर की बाह्य रूपरेखा में भी बदलाव आ जाता है। अधिकांश मंद रूप से गति करते हैं और विशिष्ट आकार के आवासों तक ही सीमित बने रहते हैं। देखिए, मोलस्का नाम की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। लैटिन भाषा में मोलस्का को एक कोमल गुठली यानी सॉफ्ट नट कहा जाता है, जिसके ऊपर एक पतले छिलके की भांति कवच या शेल पाया जाता है। यह एक द्विकपाटी जिसका कोमल शरीर कवच के अंदर बंद रहता है को इंगित करता है। अतः मोलस्का शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के मोलिस या मोलस्क शब्द, जिसका अर्थ कोमल शरीर होता है, से हुई है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु द्वारा एईजियन सागर की कटल फिश के लिए किया गया था। अब हम मोलस्का की परिभाषा समझे। संघ मोलस्का के प्राणी जैसे कि सीपियाँ, घोंगे, स्लग, स्क्विड, ऑक्टोपस, नोटिलस इत्यादि सभी त्रिजनस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों डर्म या तीनों जन स्तर पाए जाते हैं। द्विपार्श्व संमित है। गुदा यानी एनस एवं शरीर गुहिकाधारी होता है और अखंड शरीर होते हैं। इनमें प्रायः कवच और एक विशेष प्रकार का अधरीय पेशी युक्त पाद पाया जाता है। उद्विकासीय लक्षण इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स अगर हम देखें तो मोलस्क प्राणियों में कुछ उद्विकासीय लक्षण देखे जाते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, कुछ मोलस्क प्राणी शाकाहारी होते हैं, जबकि शेष सभी मोलस्क प्राणी सामान्यतः मांसाहारी होते हैं। पाचन इनमें अधिकतर बहिकोशिकीय होता है। दूसरा लक्षण, इनका तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम गुच्छिकाधारी होता है और अधिकांश गुच्छिकाएं जो गैंग्लियन हैं वो शरीर के अग्र भाग में पाई जाती है। तीसरा लक्षण देखिए, इनकी वृक्क भित्ति बहिर्वलित यानी इवेजिनेटेड हो जाती है और वलित यानी फोल्डेड हो जाती है, जिससे परिभ्रमण करते रुधिर से ग्रहण किए गए उत्सर्जित पदार्थ को बाहर त्यागने हेतु नालाकार स्त्रवण की सतह में वृद्धि हो जाती है। चौथा, जनन ग्रंथियों का हृदयावरणी गुहा से आदिकालीन संबंध समाप्त हो गया है और वे बाहर की ओर को विशिष्ट अक्ष पर स्थापित हो गई हैं। सामान्य लक्षण देखिए जनरल कैरेक्टर ऑफ मोलस्क एनिमल्स के बारे में देखिए। मोलस्क प्राणी सामान्यतः चट्टानों से चिपके, लिम्पेटों से लेकर रेंगते, खोदते या तैरते घोंघों, धसी, बिलकारी या छेद करती द्विकपाटियों, जल में प्रस्फोटन करते या तली में सावधानीपूर्वक घात करने वाले सिफेलोपोड प्राणी तक प्रसारित है। ये सागर के गहरे कुंडों के अंदर, प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स में, कीचड़ के चपटे स्थानों में, मरुस्थलों और जंगलों, नदियों, झीलों और भूमि के अंदर तक लगभग सभी स्थानों में प्रवेश कर गए हैं। ये अन्य प्राणियों के अंदर परजीवियों की भांति छिपे रह सकते हैं
ये प्रत्येक संभावित भोजन को खा लेते हैं और दैत्याकार स्क्वीड सीपियों से अति छोटे छोटे लगभग 1 मिमी लंबे घोंघों की भांति विविध आकार के पाए जाते हैं। ये निश्चित रूप से जंतुओं के एक विशिष्ट समूह का निर्माण करते हैं। इनमें पाए जाने वाले रेडुला और प्रावार यानी मेंटल 2 ऐसे लक्षण हैं जो किसी अन्य जंतु समूह में नहीं पाए जाते हैं। देखिए इनके लक्षणों के बारे में चर्चा करें। पहला, शरीर का संगठन इनमें उत्तक तंत्र कोटि का होता है, अर्थात इनमें कोशिकाओं से मिलकर उत्तकों का निर्माण हो जाता है और उत्तकों से मिलने से अंग बन जाते हैं और अंगों से भी तंत्र का निर्माण हो जाता है। दूसरा लक्षण, शरीर इनका त्रिजन्य स्तरीय 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, जिसमें एक्टोड्रम बाहरी स्तर, मीजोड्रम बीच का स्तर और एंडोड्रम अंदर का स्तर। ये प्राणी गुहीय अर्थात सीलोमेट है। इनके शरीर में गुहा पाई जाती है। इनका शरीर खंडविहीन होता है। इनका शरीर खंडों में बटा नहीं होता है। इसका अपवाद है मोनोप्लेकोफोरा वर्ग के प्राणियों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के प्राणी खंडविहीन होते हैं एवं द्विपार्श्व सम्मिति इनमें पाई जाती है। तीसरा लक्षण देखिए, शरीर इनका जो है सिर, प्रावार यानी मेंटल और पाद, फूट और अंतरंग पुंज यानी विसरल मांस में विभाजित होता है। चौथा, इनमें कवच उपस्थित होने पर सामान्यतः या प्राय एक कपाटी होता है या फिर द्विकपाटी। बाह्य कंकाल होता है। केवल कुछ प्राणियों में अंतः कंकाल देखने को मिलता है, सामान्यतः बाह्य कंकाल होता है। पांचवा लक्षण, शरीर गुहा समानीत यानी रिड्यूस्ड होती है, बहुत छोटी होती है और मुख्यकर हृदयावरणी गुहिका, जनन ग्रंथि एवं वृक्क की गुहिकाओं द्वारा निरूपित होती है। पाचन तंत्र इनमें पूर्ण होता है तथा पाचक ग्रंथि यकृत या यकृत अग्नाशय यानी हिपेटोपेनक्रियाज होता है। इनमें रेतने के लिए अंग पाया जाता है जो प्राय रेडुला होता है, वो उनमें उपस्थित होता है। सातवां लक्षण देखिए, परिसंचारी तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, मुख्यतः इनमें बंद प्रकार का होता है और कुछ कोटरों में खुलता हुआ होता है। हृदय में 1 या 2 आलिंद और 1 निलय होता है। रुधिर में अमीबी कोशिकाएं पाई जाती हैं और इनमें रुधिर वर्णक के रूप में इनमें हीमोसाइनिन जो कि सामान्यतः नीले रंग का होता है और जिसमें धातु जो है ताम्र या तांबा पाई जाती है होता है। आठवां कैरेक्टर देखिए, श्वसन इनमें सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप से गिलो यानी गिल्स या क्लोम द्वारा या फुफ्फुसों अथवा फिर इन दोनों के द्वारा ही होता है। नवा कैरेक्टर, उत्सर्जन इनमें सामान्यतः पश्च वृक्कों या मेटानेफ्रिडिया द्वारा या फिर वृक्कों के द्वारा होता है। 10वां लक्षण, युग्मित गुच्छिकाएं, पेड गैंग्लिया, संयोजक कनेक्टिव्स एवं तंत्रिकाओं नर्व्स का बना होता तंत्रिका तंत्र होता है। इनमें गुच्छिकाएं प्राय सिरकममेंट्रिक यानी छल्ला बनाती हैं। 11वां कैरेक्टर, नेत्र संतुलन पुटियां एवं स्पर्श, गंध और स्वादग्राही ज्ञानेंद्रियां विद्यमान होती हैं। 12वां लक्षण है, एक लिंगाश्रयी या द्विलिंगाश्रयी होते हैं। जनन वाहिनियों सहित 1 या 2 जनन ग्रंथियां इनमें पाई जाती है जो कि मूत्र वाहिनियों में या बाहर खुलती है। 13वां, निषेचन क्रिया इनमें बाहरी या आंतरिक होती है। परिवर्धन सीधा या स्वतंत्र लार्वा द्वारा होता है। 14वां कैरेक्टर इनमें देखिए, स्थलवासी अथवा अलवण जलीय या फिर समुद्र जलवासी प्राणी होते हैं। थैंक यू।